तो जो यहाँ पे हमने आपके लिए जेई मेंस की पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी है, उसके अंदर जो है पार्ट 3 आ चुका है ना। इससे पहले हम जो है 2 पार्ट ऑलरेडी सेट्स एंड रिलेशन से लेकर आ चुके हैं। तो अगर आपने इन वीडियोस को चेक नहीं किया तो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उसे जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और टोटल मतलब कि इस वीडियो को मिला के 3 पार्ट हो गए, तो इससे जो है आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ आपको रीसेंट ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि सेट्स एंड रिलेशन के अंदर जो है किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट एक्स इज इक्वल टू आर क्रॉस आर, यानी कि एक रिलेशन आर जो है एक्स पे इस तरीके से डिफाइंड है कि ए वन कॉमा वी वन आर ए टू कॉमा बी टू। अगर ऐसा है तो रिलेशन के अंदर ये जो आपके यहाँ पे दोनों पेयर देके रखे हैं ना, उसके सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल। सीधी सी बात ये बोली जा रही है। तो स्टेटमेंट वन यहाँ पे बोली जा रही है कि आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, साथ ही साथ जो है आपका सिमेट्रिक भी हो, एंड यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो। तो हमें तीनों को जो है सेपरेटली यहाँ पे चेक करना होगा। अगर तीनों पे जो है टिक लगते हैं कि तीनों यहाँ पे जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव की यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो खुद के साथ जो है यहाँ पे आपका रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, सिंपल ये बात है। तो यहाँ पे ए वन कॉमा बी वन अगर देके रखा है और मैं वही सेम यहाँ पे जो है पेयर ले लू ए वन कॉमा बी वन, तो क्या ये बी वन इजिकल टू बी टू को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि अब हमने सेम लिया है तो बी वन इक्वल टू बी वन तो आएगा ही। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी वन इजिकल टू बी टू है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात हो गई कि रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करना है तो ए वन कॉमा बी वन, ठीक है, और यहाँ पे ए टू कॉमा बी टू दे के रखे थे, ये आपके जो है यहाँ पे रिलेशन के पार्ट है इस तरीके से। तो अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, ए टू कॉमा बी टू बोल दूं और ए वन कॉमा बी वन बोल दूं, तो अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि अगर बी वन इजिकल टू बी टू है तो बी टू विल बी इक्वल टू बी वन। तो सिंपल सी बात है, ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव के लिए हमें जो है किस तरीके से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ए वन कॉमा बी वन और ए टू कॉमा बी टू, ये आपके जो है रिलेशन के यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, ए टू कॉमा बी टू और एक नया जो है मान लो ए थ्री कॉमा बी थ्री, ये भी हमारा जो है रिलेशन का पार्ट है। तो पहले वाले में क्या हो रहा होगा कि बी वन विल बी इक्वल टू बी टू, दूसरे वाले में क्या हो रहा होगा कि बी टू इज इक्वल टू बी थ्री, है ना, तभी तो वो रिलेशन के अंदर जो है लाई कर रहे होंगे। और तीसरा अगर मैं एक और लिखूं कि ए वन कॉमा बी वन कॉमा ए थ्री कॉमा बी थ्री, अब इसमें चेक करना है क्या बी वन इजिकल टू बी थ्री होगा। अगर होगा तब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। फिर ट्रांजिटिव का यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही रहता है कि अगर ए कॉमा बी जो है रिलेशन का पार्ट है, बी कॉमा सी रिलेशन का पार्ट है, तो ए कॉमा सी भी जो है रिलेशन का पार्ट होना ही चाहिए। तो यहाँ से हमें मिला था बी वन इजिकल टू बी टू, यहाँ से मिला बी टू इजिकल टू बी थ्री। तो हम यहाँ पे जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि बी वन विल बी ऑल्सो इक्वल टू बी थ्री। तो यही तो हमें यहाँ पे चाहिए था, मतलब कि ये रिलेशन का पार्ट है तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो स्टेटमेंट वन जो है वो अपनी यहाँ पे क्या हो गई? करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है आपको स्टेटमेंट टू देके रखिए कि फॉर सम ए कॉमा बी विच बिलोंग्स टू एक्स, द सेट एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जो है यहाँ पे बोला गया है कि एक्स कॉमा वाई और ए कॉमा बी, ये जो है एक रिलेशन अपना यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे एक रिलेशन अपना जो है जो कि एक्स पे यहाँ पे डिफाइंड है। तो इट रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे बोला गया है रिलेशन वाली बात, तो ये सेम रिलेशन जो कि अपन का यहाँ पे चल रहा था, वही सेम रिलेशन के लिए ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके अंदर जो है क्या प्रॉपर्टी लग रही होगी कि y शुड बी इक्वल टू बी, क्योंकि अपन को पता है ये अगर रिलेशन का पार्ट है जो हमें यहाँ पे देके रखा है, ये अगर रिलेशन का यहाँ पे पार्ट है, तो जो सेकंड एलिमेंट है दैट शुड बी इक्वल, तो y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जबकि स्टेटमेंट में बोला गया कि इट रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू एक्स। अब खुद सोच के देखो y इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब हुआ? इस तरीके से लाइन, ठीक है, जो कि ओरिजिन से यहाँ पे जा रही हो, इस तरीके से जो अपनी लाइन है, तो ये वाइजिकल टू एक्स। और वाइजिकल टू बी का क्या मतलब हो गया कि वाई की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कोई भी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या ये लाइन और ये लाइन सेम है? नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट टू जो है वो अपनी यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर क्या रहेगा कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। चलिए अब जो है अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देके रखा है कि a इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई विच बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, और यहाँ पे देके रखा है कि मॉड एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और एक b जो है वो आपका इस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, है ना, मतलब कि x भी रियल नंबर रहेगा, y भी जो है अपने रियल नंबर रहेंगे, और मॉड एक्स प्लस मॉड वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्री। नोटेशंस बस क्लियर रहने चाहिए। वो क्या है, एकदम आपको ऐसे दिखने में लगता है इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है, जबकि उसका सिंपल सिंपल सा मतलब रहता है कि एक्स भाई सभी रियल नंबर रह सकते हैं, वाई सभी रियल नंबर रह सकते हैं। जो हमारा मेन काम रहता है वो गिवन इस इक्वेशन से रहता है कि ए जो है, जो भी एक्स वाई की वैल्यूज ये सेटिस्फाई कर रही होंगी वो सभी जो है इस सेट ऑफ ए में लाई कर रहे होंगे।
सिंपल सा मतलब ये है। ऐसे ही जो भी इनमें एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होगी वो सब सेट बी में लाई कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक और सी सेट भी यहाँ पे डिफाइंड है, एक्स कॉमा वाई विच बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी हमें लेना है। और यहाँ पे बोला है कि एक्स इजिकल टू जीरो और वाई इजिकल टू जीरो। तो स्टेप वाइज समझो क्या करना है। सबसे पहले ए का जो है अपन को यहाँ पे देखना है कि प्लॉट करना है एरिया, क्या हमें जो है मिल रहा है। फिर बी का एरिया जो है प्लॉट करना है। और सी के लिए हमें क्या है, इन दोनों में जो कॉमन शेडेड एरिया रहेगा, जो कॉमन शेडेड एरिया रहेगा वो हमें जो है यहाँ पे निकालना रहेगा। अच्छा, सी में लेकिन एक और चीज देख रखी है, इस कॉमन शेडेड एरिया में जो है वो वाले पॉइंट से हमें जरूरत है जहां पे या तो एक्स इजिकल टू जीरो हो या फिर वाई इजिकल टू जीरो। आ रही है चीज समझ में। अब अगर इतना अपने पास जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है तो सिंपली जो है अपन ग्राफ ही ड्रॉ कर देते ना, मॉड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये चीज आपको बोली गई है। तो भाई मॉड एक बार जो है अपना यहाँ पे क्या होगा, प्लस के साथ खुलेगा, एक बार माइनस के साथ, तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और एक बार जो है माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। सिंपल सी बात है। तो आपका जो है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, तो इसको अगर मैं 3 पॉइंट मान लूँ तो कुछ इस तरीके से अपनी यहाँ पे लाइन जारी होगी, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये तो कौन सी लाइन हो गई, सॉरी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये वाली लाइन है। तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री मतलब कि ये पूरा एरिया। अपन को चेक करना है कि ग्रेटर देन वाला ये रीजन रहेगा या वो वाला रहेगा। तो उसमें ओरिजिन वाली वैल्यू चेक कर लो। जैसे जीरो और जीरो अगर मैंने डाली तो क्या जीरो थ्री से बड़ा है, नहीं है। यानी कि जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है वो वाला रीजन नहीं लेना है, उसके अपोजिट वाला रीजन लेना है। इसलिए अपन ने इस तरीके से यहाँ पे जो है ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको माइनस एक्स माइनस वाई आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री लेना है। तो यहाँ पे जो है माइनस थ्री ड्रॉ कर लो, यहाँ पे माइनस थ्री ड्रॉ कर लो। इस तरीके से जो है हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। और अब इसमें भी रीजन चेक करना है, अगर मैं जीरो जीरो डालू तो क्या जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, नहीं है, मतलब ओरिजिन के अपोजिट वाला लेना है। तो ये पूरा एरिया हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या देके रखा था कि आपको जो है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू थ्री लेना है। तो इसमें तो टोटल चार लाइंस बन जाएगी, एक बार पॉजिटिव के साथ खुला, ठीक है, एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार एक्स नेगेटिव के साथ वाई पॉजिटिव के साथ खुला, एक बार एक्स पॉजिटिव के साथ वाई नेगेटिव के साथ खुला, और दोनों जब नेगेटिव के साथ खुले, है ना, इस तरीके से जो है मॉड्यूलस के चार केसेस मिल जाएंगे। तो आप जब इन चारों को यहाँ पे प्लॉट करोगे तो हमें जो है इस तरीके से लाइन मिलेगी। ध्यान से देखो, कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रेड कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी आपकी यही सेम रहेगी, तीसरी भी आपकी यहाँ पे सेम रहेगी, और चौथी जो है वो आपकी यहाँ पे ये वाली हो जाएगी। आ रही है चीज समझ में। तो ये हो गई आपका कौन सा, ये वाला हो गया मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू थ्री के लिए ये सारी लाइंस। लेकिन अब लेस देन इक्वल टू थ्री में तो आपके जो है एरिया यहाँ पे प्लॉट होंगे। तो आप जब एरिया यहाँ पे चेक कर रहे होंगे ना, तो एरिया कौन कौन सा मिलेगा, ये सब अंदर वाला जो है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, ये एक आपके स्क्वायर वाला जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो अब डायरेक्ट दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ पे ये जो अपना है इस तरीके से अपन को मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा जो है स्क्वायर वाले के लिए लिखा जाता है। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू ए, ऐसा कभी भी इक्वेशन दिखे तो इस तरीके से अपना जो है ग्राफ ड्रॉ होता है। दिमाग में सेट कर लो इस चीज को। अब सी इज इक्वल टू यहाँ पे बोला गया था, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी। तो रेड वाले एरिया और येलो वाले एरिया में क्या चीजें कॉमन है, तो सिंपली अपन को ये दिख रहा है कि बस ये वाली जो है इस तरीके से इतनी लाइन है ना, ये अपनी जो है यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है ये अपने को यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगी। ये वाली जो यहाँ पे लाइन जा रही है अपनी, ये दोनों के अंदर बस कॉमन देखने को हमें मिलेगी। बाकी ये वाला एरिया और ये एरिया तो एकदम डिफरेंट ही है ना, तो बस ये जो लाइन अपनी जा रही है ये देखने को मिलेगी। अच्छा, सी के अंदर एक और चीज, जहां जहां पे एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो है, बस वही वाले पॉइंट्स को अपन को लेना है। तो वो तो बस यही चार पॉइंट है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो ये कौन कौन से पॉइंट हो गए, ये वाले आपके जो है यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। एक तो हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक पॉइंट आपका जो है यहाँ पे हो गया थ्री कॉमा जीरो, ठीक है। फिर एक हो गया यहाँ पे जीरो कॉमा थ्री, फिर ये वाला हो गया यहाँ पे माइनस थ्री कॉमा जीरो, और ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे जीरो कॉमा माइनस थ्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, समेशन हमें ये सभी जो जो अपनी वैल्यूज आई है उसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ठीक है, थ्री हो रहा होगा। अब उसके सामने मॉड्यूलस तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जैसी भी वैल्यू हो हमेशा हमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। जीरो प्लस थ्री थ्री, फिर माइनस थ्री प्लस जीरो माइनस थ्री होगा, लेकिन मॉड्यूलस लगा दिया तो ये भी थ्री, फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से थ्री। अब सभी का जो है वैल्यू ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना क्या हो गया यहाँ पे सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से सिंपली यहाँ पे सॉल्व करना था। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा स्क्रीन पे।
अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको यहाँ पे एक आर दे के रखा है 1,2 2,2 3,3 बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1,2,3,4। तो ये अपना जो है एक रिलेशन यहाँ पे दे के रखा है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीडेड टू बी एडेड इन आर सो दैट आर बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको याद होगा कि पिछले इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने देखे पिछले कुछ पार्टों में, जिसमें एल एम एन यहाँ पे जो है अपन को सम निकालना रहता था। एल जो है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर एम कितने अपन ऐड कर दे एलिमेंट की वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, एन कितने ऐड कर दे सिमेट्रिक बन जाए, इस टाइप का। तो यहाँ पे भी उसी टाइप का लॉजिक यूज होना है कि भाई ऐसे कितने एलिमेंट जो है अपन यहाँ पे ऐड कर दे कि आर जो है इक्विवेलेंस बन जाए। बस इक्विवेलेंस में फर्क ये है कि अपन को तीनों देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, साथ ही साथ सिमेट्रिक भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है 1,2 2,3 3,3, है ना। अब सबसे पहले जो है अपन अगर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें, अगर ये जो है अपना रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहता है, तो जो भी हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है जैसे 1,2,3,4 है, तो ये सभी एलिमेंट्स खुद के साथ तो जो है रिलेशन में आने ही चाहिए। मतलब कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 ऑलरेडी दे के रखा है तो वो उसको छोड़ दीजिए, 4,4 भी यहाँ पे होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐसे ऐड करने पड़ेंगे। अब सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए जो है अगर हम यहाँ पे समझे तो 1,2 दे के रखा है तो 2,1 भी यहाँ पे एडेड होना चाहिए। फिर 2,3 दे के रखा है तो 3,2 भी यहाँ पे जो है हमारा होना चाहिए, है ना। सीधी सी बात है, तब जाके हम जो है कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सभी है। और इसके अलावा जो है ट्रांजिटिव के लिए अब अपन को फाइनल यहाँ पे चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए यहाँ पे 1,2 है, 2,3 है, तो भाई 1,3 भी यहाँ पे होगा। आ रही है ये चीज समझ में। और 1,3 अगर है तो ऐसे सोचो, या तो फिर लॉजिक से कि 1,3 आ रहा है तो उसका भाई सिमेट्रिक वाला भी फिर वहां पे होना चाहिए। तो इस तरीके से हम 3,1 यहाँ पे बोल सकते हैं। या फिर आप जो है दूसरे तरीके से भी यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास जो है यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। 3,2 अगर है, ठीक है, 3,2 ऑलरेडी था, और साथ ही साथ यहाँ पे 2,1 जो है इधर पे था, तो आपके पास 3,1 भी आना ही चाहिए, है ना, ट्रांजिटिव के लिए सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप यहाँ डालो या यहाँ डालो, बात सेम है। इसके अलावा जो है आपके पास कुछ और होना चाहिए क्या? क्या इतने से काम बन जाएगा? क्योंकि मिनिमम पूछा है, ऐसे तो मैक्सिमम और भी अपन ऐड कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि भाई 3,4 4,3 भी ऐड कर दो, है ना, क्या जा रहा है, क्योंकि सेट के अंदर वो एलिमेंट्स तो देके रखे हैं, लेकिन मिनिमम बोला है। क्या इतने पूरे जो एलिमेंट्स है इनसे अपना काम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कुछ ट्रांजिटिव का छूट रहा है, सिमेट्रिक का छूट रहा है, तो नहीं छूट रहा है। इसमें सभी अपना जो है यहाँ पे कवर अप हो गया। तो हम सीधा सीधा आंसर कहेंगे कि यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा फाइनली 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो इसके अंदर देके रखा है लेट ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के सभी एलिमेंट्स है, बी इज इक्वल टू एम बाय एन, जहाँ पे एम कॉमा एन शुड बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब एम और एन जो है ए के ही एलिमेंट्स अपन को लेने, और एम शुड बी लेस देन एन, ये भी अपने को एक चीज है इंपॉर्टेंट। फिर जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एम और एन के बीच में दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका सिंपल सा लॉजिक समझो, जीसीडी का यहाँ पे मतलब क्या रहा। जैसे कि अगर मैंने m को यहाँ पे 4 ले लिया और n को यहाँ पे 2 ले लिया, तो इनके बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की अगर मैं बात करूं तो 2 जो है 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे 3,1 ले लूं तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हुआ? यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही है, क्योंकि भाई 3 जो है 1 से यहाँ पे डिवाइड होगा और 1 से बाकी कोई भी नंबर लोगे तो वो दोनों से जो है यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 ही है, ठीक है। सीधे इस लॉजिक से जो है अपन को इसको क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर यहाँ पे क्लियर है तो अब जो है फटाफट अपन लेना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि बोल दिया गया है कि m शुड बी यहाँ पे लेस देन n, है ना, m शुड बी यहाँ पे लेस देन n, तो अपन n की वैल्यूज से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, n की एक एक करते डालेंगे और फिर उसके बाद जो है चेक करेंगे कि m की कौन कौन सी वैल्यू रह सकती है। तो सबसे पहले अगर हम जो है n की जगह यहाँ पे 1 डालें, क्योंकि पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो m की कोई और वैल्यू ले सकते हैं? नहीं भाई, जीरो तो है ही नहीं उसमें, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपनी डाल नहीं सकती। अब n की जगह अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, n की जगह जो है मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो आपकी जो है m की यहाँ पे वैल्यू क्या डाल सकती है? 1 ही डाल सकती है ना। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी यहाँ पे चेक करो तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से मतलब बेसिकली यहाँ पे प्राइम नंबर अगर आ गया तो फिर तो और अपने लिए जो है यहाँ पे अच्छा ही रहेगी चीजें। n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 देखूं तो अब m की क्या क्या वैल्यू रह सकती है? m की 1 भी रह सकती है ना, इनके बीच में भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, और साथ ही साथ 2 और 3 के बीच में भी अगर अपन देखें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही है, ठीक है ना, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों से डिवाइड यहाँ पे हो रहा है। n इज इक्वल टू 4 अगर हम चेक करें
तो m की यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू रह सकती है, 1 रह सकती है, 2 रह सकती है, नहीं 4,2 में यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों 2 से यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, 3 फिर हो गया, है ना, बस इतने ही अपने पास जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। n इज इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पे चेक करिए, तो m की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 हो सकती है, 1 तो ले ही ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, तो बस 1 2 3 4 ये चारों जो है अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब n की जगह 6 अगर अपन ने लिया तो m जो है 1 से लेकर 5 तक रह सकता है, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 3 से भी डिविजिबल है। 4 ले सकते हैं, नहीं, 6 और 4 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो छोड़ दीजिए, बस 5 डाल सकते हैं अपन। फिर n की जगह 7 ले लिया, तो m की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 और 6 सभी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर है, तो ऐसे केसेस में हमारे लिए चीजें और आसान हो जा रही है, आप देख पा रहे हो। अब अगला जो है अगर अपन यहाँ पे देखें, तो n की जगह अगर मैंने 8 ले लिया, तो यहाँ पे कौन कौन सी m की वैल्यू ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, नहीं क्योंकि उससे डिविजिबल है, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता क्योंकि डिविजिबल है, 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, नहीं क्योंकि दोनों के बीच में 2 हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, फिर 7 ले सकता हूँ, है ना, तो इतने नंबर हो गए। n की जगह अगर मैंने 9 लिया, तो m की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि डिविजिबल है, फिर 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दोनों 3 से डिविजिबल है, फिर 7 ले सकता हूँ और फिर 8 ले सकता हूँ। अब n की जगह फाइनली यहाँ पे 10 डालते हैं, तो m 1 ले सकता हूँ, 2 नहीं ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 भी नहीं ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 नहीं ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 8 जो है वो नहीं ले सकते, फिर जो है लास्ट अपन 9 ले सकते हैं। तो इतने अपने पास जो है वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे टोटल 2 3 हो गए मिला के, फिर यहाँ पे 2 और 5 हो गए, 5 और 4 यहाँ पे कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और 2 यहाँ पे 11 हो गए, 11 और 6 कितने हो गए, 17 हो गए, 17 और 4 21, 21 एंड 6 27, 27 एंड 5 कितना हो गया अपने पास 32। बट एक मिनट, ऑप्शन में 32 आ नहीं रहा है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है अपनी। आ, यहाँ तक तो चीजें मेरे हिसाब से ठीक है, 8 का 9 का, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा अपन ने कर दिया है, 10 के साथ 5 नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि भाई 5 से तो डिविजिबल है वो, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पे 5 हो जाएगा जबकि 1 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर जो है ना अपना 31 रहेगा, ऑप्शन बी अपना सही आंसर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो सिंपल लॉजिक था भाई, गिन गिन के काम हो जाता, मतलब कि आप समझ रहे हो, इसके अंदर कोई ऐसा बहुत खास कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी इन्वॉल्व है, प्राइमरी क्लासेस का लॉजिक था, बस अपन को समझ में आना चाहिए इंटरप्रिटेशन यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1,2,3 इज, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी जो है इक्विवेलेंस रिलेशन अपन को यहाँ पे बताने। अब सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे देखें, तो पहला रिलेशन जो कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो वो अपना जो है हो सकता है 1,1, ठीक है, फिर 2,2 एंड 3,3, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो रिफ्लेक्सिव तो है ही, वो तो समझ में आ ही रहा है ना। फिर यहाँ पे देखो तो सिमेट्रिक भी है, क्योंकि इनको अगर घुमा भी दो 1,1 को घुमा भी दो तो वो उसका वाला सेट है प्रेजेंट, 2,2 का भी है, 3,3 का भी है, तो भाई हमारा सिमेट्रिक भी हुआ। और ट्रांजिटिव के लिए अगर देखें तो 1,1 है, तो और कोई ऐसा दिया नहीं है ना कि भाई अपन को उस तरीके से A,B,B,C और A,C वाले लॉजिक तक पहुंचे, तो ट्रांजिटिव भी अपन कह सकते हैं, सभी अपने आप में जो है कंप्लीटेड है। फिर R2 रिलेशन पे चलते हैं, ठीक है, और नॉन एम्प्टी यहाँ पे बोला है, तो भाई कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहने चाहिए, तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फिर इसको तो सेम ले लेते हैं, क्योंकि भाई रिफ्लेक्सिव तो हमेशा अपना होना ही चाहिए अगर अपने को इक्विवेलेंस चाहिए। इसके अंदर बस कुछ ऐड करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर जो है ना 1,2 और यहाँ पे जो है 2,1 ऐड कर देते हैं। तो क्या अभी भी जो है ये अपना इक्विवेलेंस है, तो देखो रिफ्लेक्सिव तो क्लियरली ऑलरेडी पता ही है, सिमेट्रिक ये वाले के लिए हो गया, ट्रांजिटिव होगा तो 1,2 है और 2,1 दे के रखा है। अब यहाँ पे 2,3 दिया होता तो हम बोलते कि 1,3 भी चाहिए, पर ऐसे टाइप के आपके एलिमेंट से इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ट्रांजिटिव भी है ना, क्योंकि अगर आपका A,B और B,C ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट हो तब अपन बोलते हैं कि A,C भी चाहिए ही चाहिए, पर ऐसे वाले अपने प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे कोई पेयर्स। आ रही है चीज समझ में। अब ऐसे ही आप जो है R3 भी लिख सकते हो, जिसके अंदर ये तीनों जो है सेम रख लो और बस ये दो वाले चेंज कर दो, तो 1,2 की जगह लिख दो 2,3, और यहाँ पे जो है अपन क्या लिख सकते हैं 3,2, है ना, अभी भी जो है अपना वही हो गया सेम लॉजिक के साथ। फिर R4 भी लिख सकते हो, ये तीनों जो है सेम रख दिए और इसको थोड़ा सा घुमा दो, तो ये क्या हो जाएगा 1,3 और 3,1। इसके अलावा भी जो है अपना R5 लिखा जा सकता है, जो कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट इस पे लिख देता हूँ। सबसे पहले 1,1
2,2 3,3 तो रहेगा ही रहेगा। फिर हम जो है 1,2 2,1 लिख लिया, ठीक है। अब फिर जो है अपन ने 2,3 और यहाँ पे जो है 3,2 लिख लिया, और यहाँ पे 1,3 और 3,1 लिख लिया। तो अब ध्यान से देखो 1 2 2 3 दिया है तो 1,3 भी है ही है। फिर 2 1 जो है अपना यहाँ पे देके रखा है, और यहाँ पे 2 1 देके रखा है, 1,3 देके रखा है, तो 2,3 भी आ गया। तो इस तरीके से सभी इसके अंदर आ ही जाएंगे, अपन को फिर टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। तो सब चीजें इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप हो जाएगी, और कुछ आप एक्स्ट्रा इसके अलावा लिख नहीं सकते हो, या तो इन्हीं के अंदर जो है सेम आ रहा होगा, है ना। बाकी जो है आपके 5 मतलब टोटल यहाँ पे ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं नॉन एम्प्टी वाले। तो ऑप्शन सी अपना जो है सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर जो है इस सेशन की आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जो कि सेम नाम से है ना, मैथियस, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो जाके जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे डलते रहेंगे आपको, तो उससे भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। आगे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि और भी एक्साइटिंग कंटेंट मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पे चैनल पे लगातार आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।